चलो, नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव मिश्रा सभी लोगों को वेलकम करता हूं और आज का दिन बहुत खास है। आप सभी लोगों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों। दिन एग्जाम नजदीक आ गए हैं। 2 दिन बाद आप सभी लोगों का एग्जाम होगा। तो ये जो 2 दिन है ना, इसमें ज्यादा मत सोचना। आपने बहुत मन से पढ़ाई की, आपने बहुत पढ़ाई की है, याद रखना। बस जो आपने जो पढ़ाई की है ना, उस पर बिलीव करिएगा कि आपने जो किया है वो अच्छा किया है। अब जिनका एग्जाम स्टेनो को होगा, उनका तो 20 को एग्जाम होगा। उनके पास एक मौका है, ये 19 के एग्जाम को देख पाएंगे। जिनका 19 को एग्जाम, उनके पास मौके नहीं, बट मुझे पूरा भरोसा है कि प्री में तुम लोग देखना छक्के छुड़ा के आओगे, गारंटी है। तो आज का जो मैंने सेशन ऑर्गेनाइज किया ना, याद रखना, हमारा एक पर्पस है कि हम लोग कुछ डेटा को जरा बहुत प्यार से आज रिवाइज करते हैं। आराम से बैठ जाना और कॉपी में लेके बैठना, बस सुनिएगा ध्यान से और देखना कि आपको ये डेटा याद है कि नहीं, टू एवरीबॉडी। ओके, और मैं इसी के साथ स्टार्ट करता हूं। लिंक को कॉपी करो। आज मैं आपकी कोई कमेंट नहीं पढ़ूंगा, बस लिंक को कॉपी करो और ध्यान से लिंक को हर जगह फैला दो। लास्ट में मुझे बताइएगा आप कमेंट करके इस वीडियो के नीचे कि आपका स्कोर कैसा रहा, कुछ आपको टर्म याद हुए कि नहीं। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। रेडी हम सभी लोग हैं। 19 को तो हम लोग का एग्जाम होने वाला है। ठीक है, चलिए। तो आज का हमारा टॉपिक है होली स्पेशल सेशन है। ये डिटेल हम लोग यहां करने वाले हैं, रिवीजन। बहुत प्यार से मैंने कुछ पॉइंट्स को आज शामिल किया है दोस्तों। ठीक है, चलिए। सबसे पहले मैं बात करता हूं चलिए, तो पता होगा इस साल 2022 में फरवरी में, याद रखना, बजट आया और कहते हैं बजट में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है टैक्स स्लैब लेकर। तो ज्यादा डीपली आपसे नहीं पूछेगा, क्योंकि याद रखना उतना डीपली वो एग्जाम में नहीं आएगा आपसे। ठीक है, लेकिन बेसिक जरा समझ लीजिए जो हम लोग को याद करना होगा। एनी हाउ, हमारे देश में अगर आप पैसा कमाते हो तो आपको टैक्स देना होगा। एक आम आदमी, सभी को पता होगा, अपने इनकम पर सरकार को टैक्स देता है और जिसे हम इनकम टैक्स कहते हैं। जरा समझिएगा, अगर मैं बोलूं अगर हम इतना कमाते हैं तो हमें कोई भी टैक्स नहीं देना होगा, ये ऑलरेडी मैंने आपको करा दिया है। याद रखना, अब हमें टैक्स देना कितना होगा तो ये नहीं पूछेगा एग्जाम में कि कितना कैलकुलेशन होगा, ये कभी नहीं पूछेगा। एक बात याद रखना, आपसे पूछेगा कि हमारे देश में जो स्लैब है, माइट भी पूछ देगा कि बताओ न्यूनतम कितना है और कितने अमाउंट में टैक्स नहीं लगता है। तो याद रखना, एक हमारा ये अमाउंट हो गया, 2.5 लाख पे हमें कोई टैक्स इंडिया में नहीं लगता है। एक हमारा नील हो गया, एक हमारा 5। आप ऐसे याद रखना ना, 5 की गिनती 5 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया, 25 हो गया और 30। यानी हम कह सकते हैं कि हमारे देश में अगर न्यूनतम हम अगर कर पेड करते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं 5%, और जो मैक्सिमम होता है उसे हम कहते हैं कितना, 30%। यानी कि जैसे ही आप 15 लाख रुपए से ज्यादा कमाओगे हमारे देश में तो आपको 30% देना होगा टैक्स। अगर आपको याद होगा, मैंने बताया था जब मैं इस टॉपिक को पढ़ाया था टैक्स में बजट में, कि भारत सरकार ने कहा है इस साल कि भाई अगर आप डिजिटल करेंसी का कारोबार करोगे, अगर आप डिजिटल करेंसी का कारोबार करोगे तो आपके पास जो भी इनकम उससे जनरेट होगा, जरा समझना, जैसे क्रिप्टो करेंसी, जैसे बिटकॉइन की बात कर रहा हूं, तो याद रखना आपको उस पर 30% देना होगा टैक्स। यानी कि याद रखना, आपके पास अगर कोई भी डिजिटल करेंसी होती तो उस पर कितना लगता है टैक्स, 30%। ये आपको याद होना चाहिए। आगे बढ़ता हूं, चलिए इसको भी जरा याद कर लेते हैं, समझ लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत आराम से आज रिवीजन करेंगे और एट द लास्ट में हम लोग एमसीक्यू भी करेंगे। मैं आपसे वादा करता हूं पूरा सेशन देखना बेटा। बहुत कुछ सुनने से डेटा आपको याद हो जाता है, जो आप लिखते और बोलने से याद नहीं होता। ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है। चलिए, तो पता होगा इकोनॉमी सर्वे हुआ। क्या हुआ? इकोनॉमी सर्वे हुआ। उसमें पहली बात क्या कही गई, जरा देखना। उसमें जो पहली बात कही गई कि हमारा जो देश का इकोनॉमी ग्रोथ है, अगर मैं बोलूं 9.2%, यानी कि जो हम कमिंग ईयर की बात करते हैं, हम जो बात करते हैं 22-23 की, तो इसमें हमारी जो विकास की रफ्तार होगी वो रफ्तार 9.2% होगी, ऐसा इकोनॉमी सर्वे में कहा गया। ओके, ऐसा इकोनॉमी सर्वे में कहा गया। पता होगा, अगर आपने 21 के एग्जाम्स को देखा होगा तो एक क्वेश्चन जरूर आया है किससे, PLI यानी कि प्रोडक्शन
लिंक इंसेंटिव स्कीम, मतलब कहने का अगर अपने देश में इस मार्कर का हम उत्पादन करते हैं तो सरकार हमको देगी इंसेंटिव। सरकार हमको क्या देगी? इंसेंटिव। दोस्तों जरा समझिएगा, तो याद रखना सारे विद्यार्थी, जो बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। टोटल अभी हमारे देश में 14 ऐसे सेक्टर हैं, टोटल ऐसे याद रखना हमारे 14 ऐसे सेक्टर हैं जिनमें सरकार कहती है कि भैया आप अपने देश में ही उत्पादन करो, आपको हम देंगे इंसेंटिव। तो ये भी चीज याद हो गया। अगर पूछ देता है कि बताओ कितने सेक्टर हमारे हैं, तो क्या कहेंगे? टोटल हमारे देश में 14 सेक्टर हैं। सरकार ने यह भी कहा है कि हम 60 लाख नए रोजगार इस साल सृजन करेंगे, यानी जनरेट करेंगे। और कहता है इस माध्यम से, जैसे मान लो कि ये इसका उत्पादन होगा तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, रॉ मटेरियल हमारा बिकेगा। तो कहती है साथ में 30 लाख जो रोजगार है हम इससे भी जनरेट करेंगे, जिसका नाम है प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम। एंड तीसरा, ये जो बजट आया है ना, बार बार मोदी जी ने कहा है कि ये अगले 25 सालों का है, ये अगले 25 सालों का है। यानी याद रखिएगा सारे विद्यार्थी, ये अगले 100 साल तक, यानी अगले 25 साल, क्योंकि अभी हम लोग मना कौन सा रहे? 75 ईयर। ये 100 साल में इसको कहते हैं ना अमृत काल। क्या चल रहा है? ये अमृत काल चल रहा है। ठीक है, आई होप ये सभी लोगों को रिवाइज हो गया होगा। हम आगे चलते हैं, चलिए। बजट का पूरा सार क्या था? गति शक्ति योजना, यानी सरकार ने कहा है जो हमारा बजट का इस बार पिलर है वो पूरी गति शक्ति योजना पे है। तो पहला पॉइंट पता होगा आपको, इस गति शक्ति योजना के लिए सरकार ने अनाउंसमेंट में कहा था कि हम 1 लाख करोड़ रुपए खर्च करने वाले हैं इस गति शक्ति योजना में, जिसमें टोटल 7 कंपोनेंट हैं। कितने हैं याद रखना, टोटल क्या पता चला पूछे कि इसमें से कौन पार्ट नहीं है। बेटा सीरियसली कहना, समझना ध्यान से। ये आपको लग रहा होगा कि ये तो हम जानते हैं, लेकिन याद रखना जब एग्जाम में बैठोगे ना तो वहां 2 चीज बड़ी लगती है, पता नहीं चलती। पहला, एग्जामिनेशन हॉल का जो टाइम होता है ना, वॉच बार फास्ट भागती है। ये बात आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो जैसे रोड होता है, नंबर 2 रेलवे होती है, एयरपोर्ट्स हो गए, पोर्ट्स बंदरगाह हो गए, ट्रांसपोर्ट हो गए, वाटरवे हो गए एंड लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर। यानी ये 7 ऐसे पार्ट हैं जो गति शक्ति को हमारा बढ़ाता है। बजट में 2 पार्ट होती हैं, एक होता है रेवेन्यू और एक होता है कैपिटल इनकम, और दूसरा क्या होता है? एक्सपेंडिचर। इसके कुछ अमाउंट्स लिखे हुए हैं, उन अमाउंट्स को आप याद करना। वो भी कौन सा? आप 2 बस याद कर लेना, एक 2022-23 का याद कर लेना, अगर हो सके तो लास्ट वाला कि टोटल कितना अनुमान था हमारा कैपिटल इनकम और रेवेन्यू, यानी टोटल सरकार का कितना रेवेन्यू हुआ और टोटल कितना सरकार का एक्सपेंडिचर, वो टोटल बस याद करना। यानी कि अगर आप इसको याद करोगे, दिस वन, अगर मैं बोलूं 22-23 का 17 और 22, आप इसको ऐड कर लो तो लगभग 39 आता है। ये टोटल हमारा इनकम है, और याद रखना ये हमारा टोटल 31 और 75, ये हमारा टोटल एक्सपेंडिचर है। ओके, आगे चलते हैं। यहां से क्या पता एक क्वेश्चन जनरेट ये हो जाए कि बताओ सबसे ज्यादा किससे सरकार को टैक्स आता है? इनकम आती है। तो मैंने क्या बताया था, सबसे ज्यादा आता है बोरोइंग से, उधार से। सबसे ज्यादा किससे आती है? बोरोइंग से, उधार से। और याद रखना सबसे ज्यादा पैसा आता है इससे। यानी कि मान लो अगर सरकार को 100 पैसे प्राप्त होते हैं तो 100 पैसे को 35% पैसा हम उधार से मांग रहे हैं। जब उधार लोगे तो ब्याज भी तो ज्यादा चुकाओगे, यानी कि याद रखना ब्याज से पैसा जाता भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, ब्याज से पैसा जाता भी बहुत ज्यादा है। दोस्तों देखो सबसे ज्यादा पैसा हम किससे दे रहे हैं? लगभग टोटल पैसा का दे रहे हैं 20% पार्ट किससे? हम ब्याज के फॉर्म में। यानी कि याद रखना ये हमारा हो गया 1 नंबर पे। ठीक है, दूसरा याद रखना सरकार की अगर मैं बात बोलता हूं तो जो राज्यों को वो शेयर देती हैं, स्टेट्स को जो शेयर देती हैं, याद रखना स्टेट्स को वो करीब 17% लगभग दूसरा पार्ट है हमारा। यानी कि सबसे ज्यादा राज्यों को पैसा दिया जाता है वो हमारा आता है सेकंड पार्ट में। दोस्तों ठीक है, इसको एक बार देख जरूर लेना सारे विद्यार्थी।
मैं गारंटी कह रहा हूं, देखना एग्जाम में इससे एक पोर्शन कहीं नहीं रुकने वाला है, गारंटी ही आएगा। और मैं बता देता हूं क्या आएगा। याद रखना, एक होता है राजकोषीय घाटा, एक होता है बेटा राजकोषीय घाटा, ठीक है। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है प्राथमिक घाटा, दूसरा होता है प्राथमिक घाटा। और तीसरा क्या होता है? उसको हम लोग कहते हैं राजस्व घाटा। क्या कहते हैं उसको? हम लोग राजस्व घाटा कहते हैं। जरा ध्यान से देखिए 21-22 में, आप जरा इसको ध्यान से देखिए। 21-22 में अगर मैं बोलूं तो दिख रहा होगा आपको दिस वन, यानी कि जो फाइनली घाटा सरकार का हुआ 21-22 जो गुजर गया, वो कितना हुआ? वो हुआ 6.9%। नंबर 1। नंबर 2 अगर मैं बोलूं, अब घाटा आप गौर करिएगा, हमेशा हम अनुमान कम करते हैं। कभी चाहेंगे भगवान करे हे बजरंगबली घाटा हमारा बढ़ जाए, ऐसा तो हम पॉसिबल सोचेंगे भी नहीं। तो इस साल जो हमने 22-23 में अनुमान किया है वो किया है 6.4%। यानी कि याद रखना, इस दोनों डेटा में आप कभी कंफ्यूज मत होना। जो गुजर गया, जो गुजर रहा है 21-22 में, वो हो गया कितना? 6.9%। अगला साल जो होगा वो कितना है? 6.4%। दोस्तों इसमें कहीं कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए, याद करना चाहिए, रिवीजन कर लो, एक आएगा ही। और याद रखना, जो भी टोटल इनकम होता है सरकार को और जो भी टोटल एक्सपेंडिचर होता है उसमें लायबिलिटी बोरोइंग को शामिल नहीं किया जाता है, उसे ही हम लोग कहते हैं राजकोषीय घाटा। एक हमारा होता है, दूसरा हमारा पाद कौन सा हो गया? दूसरा हमारा हो गया राजस्व घाटा। तो जरा देखना, ये है 3.7% और ये हमारा है 3.8%। यानी कि ये ज्यादा होगा, ये गारंटी ज्यादा होगा, क्योंकि ये घाटा बढ़ेगा, क्योंकि पैसा कम आ रहा है, अनुमान की बात हो रही है, ठीक है। याद रखिएगा सारे लोग। ये हमारा कितना है? ये था हमारा ये इसको सही कर लो, ये हमारा 4.7% था, ये हमारा 4.7% था, ये हमारा 4.7 था। और इस साल कितना अनुमान किए हैं? इस अनुमान किए हैं करीब 3.8%, ठीक है। एंड द लास्ट वन जो हमारा कहलाता है प्राइमरी डिफिसिट, अगर मैं बोलूं तो 21-22 में हुआ 3.3% और जो हमने इस साल अनुमान किया वो किया है 2.6%। यानी कि आपको यह डेटा याद होना चाहिए एनी हाउ, दिस इज कंपल्सरी टू एवरीबॉडी, ओके। ये सभी लोग याद करना, इसका फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ता हूं, एकदम आराम से बस सुनिएगा ध्यान से, ठीक है। चलो अगला पार्ट हमारा क्या है इसमें, जरा देखिए ध्यान से, तो जरा ध्यान से देखना, सुनना जरा ध्यान से, एकदम बहुत ध्यान से सुनिएगा। पॉइंट नंबर 1 जो आपको याद करना है, टोटल सरकार का एक्सपेंडिचर अलग होता है, टोटल कैपिटल अलग होता है, ठीक है। तो ये कि याद रखना, अगर पूछता है एग्जाम में कि बताओ टोटल पूंजीगत एक्सपेंडिचर कितना है, तो याद करना पिछले साल ये था 5.54 लाख, यानी पिछले साल था 5.54 लाख करोड़। और याद रखिएगा इस साल है 7.5 लाख करोड़ रुपए। यानी कि हम कह सकते हैं टोटल जो सरकार पूंजीगत खर्चा करेगी वो इस साल कितना होगा? 7.50, पिछला था 5.54। नंबर 2 ये जरूर याद रखना, गारंटी है क्वेश्चन इससे आएगा, ठीक है। दूसरा होता है कि इफेक्टिव कितना रहा, अनुमान से ज्यादा तो नहीं हो जाएगा। तो याद रखना 22-23 में जो इफेक्टिव ऐसा कहा जा रहा है कि क्या पता घाटा हमारा बढ़ जाए, तो वो लगभग है 10.68। यानी अगर पूछे एग्जाम में कि बताओ कितना है इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो याद रखना ये होगा, जो कि ये दोनों डेटा कहाँ का है? 22-23 का है। और याद रखना यह टोटल जीडीपी का 4.1% था। मैं कमेंट्स नहीं देख रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बातें ज्यादा करना, ठीक है। आप बस पढ़िए, फोकस करिए, क्योंकि आपका 2 दिन बाद एग्जाम है बेटा, ठीक है। इस बात को मैं बहुत ध्यान समझना। चलिए आगे आते हैं, नेक्स्ट वन। और ऐसे मैं आपको आज पीडीएफ दे दूंगा पूरा बजट वाला, आपके पास ऑलरेडी होगा, एक बार उसको जरूर आप रिवाइज कर लीजिएगा। बट उसमें से कुछ भी और भी इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है, हम लोग उसको पहले आज रिवाइज कर ले, ठीक है। जरा समझना, कहता है द नेशनल हाईवे नेटवर्क इस साल लगभग, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इस साल सरकार ने कहा है कि करीब हम 25,000 किलोमीटर नया बनाएंगे हाईवे के फॉर्म में।
नंबर 1। सरकार ने दूसरी क्या बात बोली जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, पता होगा आपको, कि हमारा जो विकास दर है, इंडिया का जो ग्रोथ रेट है वो कितना रहेगा। देखो अगर पूछ दे एग्जाम में कि इनमें से कौन सा नहीं है या है, और जरा ध्यान से देखना, पता चला आप ऐसे लिखा हो कि 9.2%, 9.20 और एक लिखा हो तो आप इसको नहीं, याद रखना जो एग्जैक्ट है वो 9.27% हमारा एग्जैक्ट है, एकदम एग्जैक्ट है दोस्तों, ठीक है। और तीसरा हमारा क्या होगा तो याद रखना 2023 जो हमारा है ना, याद रखना हर साल एक ईयर होता है, यो इस साल जो हमारा है वो बाजरा का ईयर है, यानी ईयर ऑफ मिल्स के फॉर्म में हम लोग इसको याद कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे चलता हूं, जरा ध्यान से देखना, कुछ पॉइंट्स मैं सामने लाऊंगा, बस उन पॉइंट्स को बहुत ध्यान से आप देखिएगा, ठीक है। नंबर 1, सरकार सूक्ष्म जो छोटी कंपनियों पे सरकार इस बार बहुत मेहरबान है ड्यू टू लॉकडाउन, ड्यू टू कोविड-19। और जो लोग ये सोचते हैं कि इस बार बजट से क्वेश्चन नहीं आएगा तो महामूर्ख होंगे, ऐसा जो सोच, एक क्वेश्चन गारंटी आएगा। और हम लोग कहते हैं ना कभी कभी बूंद बूंद से शराब भरता है दोस्तों, ठीक है। चलिए दूसरा हमारा याद रखना, देखिए यहाँ कुछ फैक्ट्स हैं, इन फैक्ट्स को आपको याद करना होगा एनी हाउ, ठीक है। इसके लिए कितना दिया गया, 6000 करोड़ रुपए, ठीक है। दूसरा, जैसे वाराणसी इंडिया का एक लौता ऐसा राज्य है, ऐसा सिटी है जहां पर रोपवे को यूज किया जा रहा है पब्लिक ट्रांसपोर्ट के फॉर्म में, और ऐसा सरकार का योजना है कि करीब 8 रोपवे बनाने की बात कही जा रही है। कितने, टोटल 8 रोपवे बनाने की बात कही जा रही है, और इसके लिए जिसका जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, लगभग 60 किलोमीटर। पता होगा भाई जो छोटी कंपनी होती है उनका पैसा डूब रहा है, नहीं चल पा रहा, तो उनको उधार तो दोबारा देना पड़ेगा ना। तो याद रखना एक्सपोर्ट क्रेडिट लिंक गारंटी स्कीम, इसका फुल फॉर्म भी ध्यान से रखिएगा, ठीक है। एक्सपोर्ट क्रेडिट लिंक गारंटी स्कीम की बात करते हैं, जिसको मार्च 2023 तक बढ़ा दिया गया, यानी कि अगर आप निर्यात करते हैं और आपको निर्यात में लॉस हो रहा है तो गवर्नमेंट आपको हेल्प करेगी थ्रू ECLC के माध्यम से। तो पहले ये मार्च 2022 तक था, उसको 1 साल और लिमिट को बढ़ा दिया गया थोड़ा और अच्छा करने के लिए, ठीक है। और याद रखा इसमें कहा गया कि साथ में 50,000 करोड़ का एक एक्स्ट्रा कॉर्पस भी साथ में ऐड कर दिया गया, ओके। चलो आगे देखते हैं। इस साल सरकार याद रखना करीब टोटल कवर करेगी इस योजना के माध्यम से लगभग 5 लाख करोड़, यानी जरा सर सोचो, सरकार का ऐसा अनुमान है कि 5 लाख करोड़ रुपए वो इस योजना के माध्यम से लोगों को रोजगार के फॉर्म में, अमाउंट के फॉर्म में क्या करेगी, देगी दोस्तों, ठीक है। सीतारामन जी ने क्या कहा है कि पर्यटन मंत्रालय के लिए जो पैसा दिया गया है वो दिया गया है, याद रखना 2400 करोड़ रुपए, यानी याद रखना। मुझे जरा बताओ कमेंट करके जरा जल्दी से, नॉर्थ ईस्ट स्टेट के लिए सरकार ने बजट में कितना अमाउंट का प्रोविजन किया है नॉर्थ ईस्ट के लिए, याद रखिएगा। ओके, नॉर्थ ईस्ट के लिए तो याद रखना आंसर हमारा कितना होगा, 2400 करोड़ रुपए होगा इसके लिए, और नॉर्थ ईस्ट के लिए होगा 1500 करोड़ रुपए। चलिए जरा कुछ क्वेश्चन को भी हम लोग जल्दी से रिवाइज भी करते हैं, जरा जल्दी से। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पीछे मैंने बताया था कि वर्चुअल पर कितना टैक्स लगेगा, वर्चुअल पे कितना टैक्स लगेगा, तो क्या मुझे लगता है कि सभी को याद हो जाना चाहिए, 30% टैक्स लगेगा। कितना लगेगा, यानी कि याद रखना आप जो भी डिजिटल ट्रांजैक्शन करते हैं, आप जो भी डिजिटल ट्रांजैक्शंस करते हैं, याद रखना उस पे आपको 30% लगेगा। क्या लगेगा, इसको नाम दिया जाता है टैक्स दिया जाता है, ठीक है। चलो आगे भाई, लगातार सुर्खियों में चल रहा था कि डायमंड सस्ता हो गया, यानी अगर आपकी गर्लफ्रेंड है और अगर आपकी वाइफ है तो उसको डायमंड आप दे सकते हैं। डायमंड सस्ता हो गया और छाता महंगा हो गया, ठीक है। तो याद रखना छाते पर कस्टम को बढ़ा दिया गया। कस्टम ड्यूटी को क्या, कस्टम ड्यूटी क्या होती है, जब किसी वस्तु के, याद रखिएगा कस्टम मतलब सीमा शुल्क कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, सीमा, यानी कि जब हम आयात निर्यात की बात करते हैं उस पे टैक्स लगाते हैं, उसे हम लोग कहते हैं कस्टम ड्यूटी कहते हैं, जो बढ़ा के 15 से 20% कर दी गई है दोस्तों, ठीक है। आगे बताओ।
इनमें से कौन सी ऐसी वस्तु है जो महंगी हो जाएगी, इवन हो गई? तो याद रखना, अम्ब्रेला महंगा हो गया, जेम स्टोन महंगे हो गए, नहीं जेम स्टोन सस्ते हो गए, डायमंड सस्ते हो गए, इमिटेशन ज्वेलरी जो नकली ज्वेलरी होती है ना वो भी सस्ती हो गई है। ठीक है, तो जो महंगा हो गया वो हमारा अम्ब्रेला हो गया। जरा ध्यान से देखिए, ये सारी वस्तुएं वो हैं जो अब महंगे हो जाएंगे, जैसे छाता, इमिटेशन ज्वेलरी, लाउड स्पीकर, हेडफोन। यहां देखो ध्यान से, यहां ये नहीं होना चाहिए, यहां पर ये नहीं होना चाहिए, है ना, क्योंकि ये तो महंगा हो रहा, पूछ रहा है कि कौन सा महंगा, तो बस अम्ब्रेला लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए शिक्षा के लिए मुझे बताओ कमेंट करके, जब बस अपने आप को इवैल्यूएट करो कि आपको कितनी बार मैंने कराया है, आपको ये याद है कि नहीं, और कुछ भी मत करना, और कुछ भी नहीं करना। शिक्षा का अमाउंट जरूर याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, और सर सभी को याद भी होगा 93224। चलिए, सरकार ने इस साल जो बजट बनाया, टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल कितना, कैपिटल भी है उसमें, रेवेन्यू भी है, तो वो कितने का होगा? तो वो है टोटल 39.45 लाख करोड़ का। ठीक है, चलिए, देश आत्मनिर्भर बनेगा, सेल्फ रिलायंट बनेगा, तो उसके लिए सरकार ने कितना पैसा खर्च किया? तो याद रखना, उसके लिए खर्च किया है टोटल 6,400 करोड़ रुपए। चलिए आगे, हमारे देश के किसान, फार्मर वेलफेयर, उनको कितना फायदा होगा, उनको कितना फायदा होगा? तो याद रखना, अमाउंट पर थोड़ा जोड़ रखना, मैंने आज लिमिटेड अमाउंट को चूज किया आज के लिए। 13,251.13,251.3 132,513 132,513 किसानों को, 132,513 किसानों को दोस्तों। अगला, इस साल 80 लाख नए घर बनाने की बात सरकार ने कही है, क्योंकि सरकार का टारगेट ही है इस साल हम सभी को घर मुहैया करा दें, क्योंकि पता होगा आपको सभी ईयर में कुछ ना कुछ टारगेट्स होता है, और 22 में टारगेट ही है कि सभी को घर प्रॉपर दिया जाए दोस्तों। तो यहां आंसर हमारा क्या होगा? 48,000 करोड़ रुपीज इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला, एक न्यूज और आई थी कि जो मुकेश अंबानी हैं वो पहले अमीर थे, अब ये नहीं रहे, तो क्या पता एग्जाम में पूछ दे, क्योंकि करीब ये 10 सालों से इस पोजीशन पे 1 नंबर पे, तो याद रखना उनको रिप्लेस किया अदानी ने। अब यहां मुझे बताओ कमेंट करके जरा जल्दी से कि वर्तमान में अदानी का जो वैल्यूएशन है एसेट्स का वह कितना हो गया, क्या पता होता है डीपीली पूछ दे, और मुकेश अंबानी का कितना हो गया? तो याद रखना, मुकेश अंबानी अभी इंडिया में दूसरे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। ठीक है, अब जरा इनके अमाउंट्स को भी देख लेते हैं। कहते हैं गौतम अदानी एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं, और उनकी जो नेट वर्थ है, याद रखना एज पर द फरवरी, डेट भी याद रखना, $88.5 मिलियन एज पर द 7 फरवरी 2022 के हिसाब से। ठीक है, यह रिपोर्ट कौन जारी करती है? ब्लूमबर्ग ने यह रिपोर्ट जारी की है दोस्तों। नंबर 1, उन्होंने किसको सरपास किया है? मुकेश अंबानी को, जिनकी जो नेटवर्थ हो गई है 87.9 बिलियन रुपीस, यानी कि याद रखना 88.5 रही किसकी? अदानी की, और 87.9 रही किसकी? मुकेश अंबानी। कोई ज्यादा अंतर नहीं, बट अंतर तो अंतर होता है। ठीक है, चलिए आगे। अगर मैं पूछ दे एग्जाम में कि बताओ एग्जाम में सबसे अमीर व्यक्ति दुनिया में कौन है, तो याद रखना टेस्ला के मालिक। किसके मालिक? याद रखना टेस्ला के मालिक, जिनका नाम है इलोन मस्क साहब। जरा देखो ना भाई साहब, जब मुकेश अंबानी इतना अमीर है, जरा सोचो तो इनकी तो कितनी है? $238 बिलियन, यानी कि $238 बिलियन इनकी टोटल नेट वर्थ है। ठीक है, दूसरे पे हमारे कौन है? तो याद रखना इनका नाम है जेफ बेजोस साहब, जिनकी टोटल वैल्यूएशन है $186 बिलियन। यह है दूसरे पर है, वर्तमान में भी। और तीसरे पे हमारे कौन है? तो याद रखना इनका नाम है बर्नोल्ड एर्नोल्ट, जो कि $166 बिलियन पे तीसरे पर आते हैं दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। पता होगा आपको शुक्ला मिस्त्री को इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के बोर्ड में
पहली महिला निर्देशक के रूप में नियुक्त कर दिया गया, है ना। जैसे आपको बता दूं, सुना होगा आपने, सेल की बात करें तो सोमा मंडल पहली महिला अधिकारी, है ना। दूसरा, अगर आपको याद होगा, मैंने कराया था, मैंने एक दिन पूरी लिस्ट आप लोगों को कराई थी, उसको एक बार जरूर गो थ्रू हो जाना कि कौन सी फीमेल कहां पर है ना। तो याद रखना, अगर मैं बोलूं ONGC की पहला महिला चेयरमैन, तो याद रखना उनका नाम अलका मित्तल था। उनका नाम क्या हो गया? उनका नाम अलका मित्तल हो गया बेटा। चलो आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के माध्यम से सरकार ने बहुत कुछ किया है किसानों के लिए। तो याद रखना, उस योजना को सरकार ने बढ़ा दिया। कब तक? 2026 तक। और उसके लिए टोटल, याद रखिएगा, टोटल 4,600 करोड़ रुपए सरकार ने अलॉट कर दिया। अगले 4 सालों में ये पैसा यूटिलाइज होगा। बेसिकली किसानों के, खेती बाड़ी किसानों के लिए, बीज के लिए सब पैसा यूटिलाइज होता है। पता होगा आप सभी लोगों को, 2020 में विश्व ने एक नया बीमारी देखा जिसको हम लोगों ने नाम दिया कोरोना। और एक तरह से देखा जाए तो एक प्रकार की ये इमरजेंसी प्रॉब्लम थी पूरे विश्व में, हमारे यहाँ प्रॉब्लम हुई। तो उसी साल याद रखना इस फंड का स्टार्टिंग किया गया, PM केयर फंड। और इस फंड में याद रखना इस साल 3 गुना रुपए को बढ़ा के इतना कर दिया। नहीं, जरा सोचो, इस फंड का जो वैल्यू है अभी कितना हो गया है? 10,990 करोड़ रुपए हो गया। 10,990 करोड़ रुपए इसका टोटल वैल्यूएशन हो गया है। ठीक है, याद रखना। इसमें एक नियम बड़ा प्यारा था कि अगर कोई बच्चा जिनके माँ बाप या गार्डियन एक्सपायर हो जाते हैं ड्यू टू कोविड-19, तो उनको इसके द्वारा लाभ दिया जाएगा। इसमें उनको अप्लाई करना पड़ेगा और इसकी एक लिमिट रखी गई थी कि आपको अप्लाई करना है कब तक? 28 फरवरी तक। याद आया, मॉर्निंग के सेशन में मैंने कराया था, 28 फरवरी तक आपको अप्लाई करना होता है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। अगर बात करता हूं वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड द्वारा अटल सुरंग को अभी हाल ही में, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, आधिकारिक तौर पे 10,000 फीट से ऊपर सबसे लंबी राजमार्ग, जिसका नाम राजमार्ग सुरंग के रूप में मान्यता दे दी गई है। यानी जरा सोचो, सुरंग से ऊपर इसकी मान्यता दे दी गई है, जिसका नाम है अटल टनल, रोहतांग बाईपास, हिमाचल प्रदेश में। दोस्तों चलिए आते हैं आज का पहला क्वेश्चन। बताओ इसका जरा जल्दी से आंसर क्या होगा। ऐसा कौन सा स्टेट है जिसको हम लोग GI टैग, सुना होगा आपने, हथई चिली मिर्ची का नाम है, और तमनगोन एक मंदरन ऑरेंज है, दिस वन। यानी ये जो मिर्ची और ऑरेंज है, इसको कौन से स्टेट का घोषित किया गया है GI टैग? बताओ। उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, नागालैंड, मणिपुर, या इनमें से कोई नहीं? बताओ जरा जल्दी से बताओ, इसका आंसर क्या होगा। बताओ इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताओ। चलिए तो जरा ध्यान से देखना, इसका आंसर हमारा होगा, यह मणिपुर का है। ये दोनों जो है, जैसे मणिपुर का है, ये दोनों है। ठीक है, कहां का? मणिपुर का। चलिए अब सामने जरा दिख रहा होगा आपको SCO। ये SCO साल न्यूज में बहुत ज्यादा न्यूज में रहा। आपको ये बताना है कि ऐसी कौन सी कंट्री है जो इसकी 9th मेंबर बन गई है SCO की, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। बताओ, क्या उसका नाम अफगानिस्तान है? क्या उसका नाम इराक है? क्या उसका नाम पाकिस्तान है? क्या उसका नाम बांग्लादेश है? क्या उसका नाम ईरान है? तो याद रखिएगा, पहले चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया। टोटल पहले 8 मुल्क हुआ करते थे। और याद रखिएगा, एक ईरान यहाँ पर ऑब्जर्वर था, अब वो भी इसमें शामिल हो गया है, और मेंबर हो गए हैं टोटल 9 मेंबर हो गए। यानी हम कह सकते हैं कि वर्तमान में अगर कोई नया मेंबर आया है तो उसका नाम ईरान है। उसका नाम क्या हो गया बेटा? ईरान हो गया। याद रखना, ईरान 2 जगह ऐड हुआ है, एक यहाँ ऐड हुआ है और एक ऐड हुआ है AIB में, जहां पर वर्तमान में 105 मेंबर हो गए हैं दोस्तों।
ठीक है, चलिए ध्यान से बनाओ इसका आंसर क्या होगा, एकदम ध्यान से बताओ इसका आंसर क्या होगा। टू एवरीबॉडी बताओ, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्च, एक मोबाइल ऐप है जिसका नाम है प्रगति फॉर डेवलपमेंट ऑफिसर। एक मोबाइल ऐप है, आपको बस ये बताना है कि इस ऐप को किसने लॉन्च किया। न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी जो इंश्योरेंस की है, या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसको लॉन्च किया, या इसको LIC ने लॉन्च किया, या इसको सेबी ने लॉन्च किया। तो याद रखिएगा जो हमारा आंसर होगा जिसका नाम है प्रगति फॉर डेवलपमेंट ऑफिसर, प्रगति फॉर डेवलपमेंट ऑफिसर। तो याद रखिएगा इसका आंसर हमारा है इसको LIC ने लॉन्च किया। दो चीज जरूर याद रखना, अगर मैं बोलूं LIC के बारे में तो याद रखना LIC जो है ना वह इकलौती हमारे देश में ऐसी कंपनी है जो देती है इंश्योरेंस कवर सरकारी फॉर्म में, और इसके हेड अभी हमारे कौन है, MR कुमार जी। ठीक है, चलिए आगे बताओ जरा जल्दी से। फिनो पेमेंट बैंक के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। पंकज त्रिपाठी, अक्षय कुमार, सोनू सूद, जसप्रीत बुमराह, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना इसका जो हमारा आंसर होगा वो आंसर हमारा क्या होगा, बताओ जरा जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो आंसर हमारा है D, यानी कि याद रखना जो जसप्रीत बुमराह है जो बड़े फेमस बॉलर हैं वो इसके क्या है, ब्रांड एम्बेसडर। याद रखना यहां मैं दो चीज कहना चाहूंगा आप लोगों से, याद रखना जो ये फिनो है इसका फुल फॉर्म भी होता है, इसको हम लोग कहते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन नेटवर्क ऑपरेशन। याद आ गया होगा आपको कृषि ऐप की अगर मैं बात बोलूं तो जिसके एम्बेसडर कौन है, हमारे पंकज त्रिपाठी है। न्यूज में मैंने कराया था आप लोगों को। ठीक है, जो उत्तराखंड गवर्नमेंट होता है, उत्तराखंड गवर्नमेंट की अगर मैं बात बोलूं तो उसके हेड कौन हमारे हैं, अक्षय कुमार जी हैं। अगर मैं बोलूं सोनू सूद के बारे में तो याद रखना ये तो दो तीन चीज के हैं, जैसे एसर के भी हैं, है ना, उसके बाद पंजाब के भी हैं सोनू सूद जी ब्रांड एम्बेसडर, है ना। चलिए देखो फिनो के कौन है अगर मैं बोलूं तो याद रखना, ओके यहां थोड़ी सी बेटा गलती, जसप्रीत नहीं, फिनो के पंकज त्रिपाठी भी हैं, सही करना, फिनो के पंकज त्रिपाठी भी हैं बेटा। ठीक है, चलिए द इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी हैज बैन टिल 2022 एज इट्स फेल्ड टू सेंड ए टीम टू 2022 टोक्यो ओलंपिक गेम, यानी कि 2022 में टोक्यो ओलंपिक में उस टीम को भेजने के कारण से जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी ने बैन कर दिया। वह कंट्री कौन सी है, नॉर्थ कोरिया, अल्जीरिया, पोलैंड या बहरीन। तो याद रखना आंसर हमारा है नॉर्थ कोरिया को बैन कर दिया, जैसे अभी हाल ही में रसिया को बैन कर दिया गया। ठीक है, with which entity has Kotak Mahindra Bank Limited partnered to set up artificial intelligence and machine learning। अभी हाल ही में कोटक महिंद्रा बैंक ने किस इकाई के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग पर काम किया है। IIT बॉम्बे, IIT बेंगलुरु, IIT कानपुर या अटल इनोवेशन मिशन और नीति आयोग। तो याद रखना इसका आंसर हमारा होगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु जो है उसके साथ महिंद्रा बैंक ने क्या किया, कोलैबोरेशन किया दोस्तों। ठीक है, अगला एक पहल ड्राइव, एक इनिशिएटिव है, इसको किसने लॉन्च किया, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। तो याद रखना इसका आंसर हमारा होगा मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, जिसको अभी देख रहे हैं हमारे यहाँ कौन, किरण रिजिजू जी, तो उसने इनिशिएटिव लिया एक पहल ड्राइव। ठीक है, चलिए हु वॉज इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जिसको कहते हैं शॉर्ट में NRAI, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, विजय गोयल, पवन कुमार गोयनका, रणविंदर सिंह या परमिंदर सिंह धिंदा। तो याद रखना आंसर हमारा होगा रविंदर सिंह जी। चलिए अगला, बहुत ही आसान किस्तों पर अभी हाल ही में पता होगा आपको किस बैंक के साथ IIFL ने समझौता किया है हाउसिंग लोन के लिए, उस बैंक का नाम मुझे बताओ कमेंट करके जरा जल्दी से, आंसर क्या होगा टू एवरीबॉडी।
तो आंसर हमारा क्या होगा, आंसर हमारा होगा सी नंबर। चलो, दिस इज द लास्ट वन, दिस इज द लास्ट वन। मुझे बताओ जरा जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। पढ़ाई ला कोनो दिक्कत नहीं। तो याद रखना, इसका जो आंसर होगा, इसका जो आंसर हमारा होगा, वो आंसर हमारा होगा राजा ऋत्विक। याद रखना, टुमारो मैं इसी सेशन को कैरी ऑन करूंगा, ठीक है। कल हम लोग और भी पॉइंट्स को रिवीजन करने वाले हैं, ठीक है। तो बिल्कुल हम लोग अभी पूरे अच्छे से तैयारी करेंगे। टुमारो सभी लोगों को लाइव आना है शाम को। कल मैं कोशिश करूंगा कि मैं दिन में भी एक सेशन ले लूं, क्योंकि कल है होली का मौका, ठीक है। तो सभी लोगों को भाई राधे राधे, सभी लोगों को नमस्ते। मिलते हैं कल सवेरे 6 बजे करंट अफेयर्स के सेशन में, ठीक है।